हाय डियर, आई एम महू, स्वागत है आपका CMS डिफाइन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा साइंस का मॉडल सेट 3 है जो आपको 17 फरवरी 2022 को होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आपको बिहार बोर्ड पर के इंटरनेट द्वारा जारी क्वेश्चंस के बिल्कुल अनुरूप है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और क्या करेंगे कि ये इनके अलावा प्ले लिस्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो कैसे लगेंगे जरूर हमें कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ DS, ये मेरा नया चैनल है, से मैं नया नहीं हूँ, आप अपने साथी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चालू करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। डियर, आपको फुल डिस्लेशन चाहिए, सभी टॉपिक ऑप्शंस पर चाहिए कि कैसे चाहिए, हमें जरूर बताइएगा। अब जैसे चाहेंगे वैसे मैं बता सकता हूँ। प्रकाश तरंग उदाहरण है क्या? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, परासर्वित तरंग का। तो आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक तरंग और आंतरिक तरंग जिसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, और यांत्रिक तरंग को ही आपको माध्यम वाले कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश तरंग को संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरा, कि प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 3 में है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के परावर्तन नियम सत्य है किसमें? आपको केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो सही है, सभी परावर्तक सतह के लिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जीएस कैसे लगेगा आप जरूर बताएंगे। साथ ही साथ फुल डिस्लेशन प्रत्येक सेंटेंस पर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, नया चैनल है और वीडियो को लोग पसंद नहीं, क्या कहते हैं कि वीडियो बड़ा वीडियो बोलता है कि नहीं चलता है। यही कारण है कि मैं छोटा वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन हाँ, आपका लॉन्ग डिस्लेशन चाहिए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश की प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो किस हिस्से में होती है? ये एस्ट्रोमा में होता है। किस में होता है? एस्ट्रोमा में होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 में देखिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? सिर्फ दिन में, सिर्फ रात में, सिर्फ अंधेरे में, रात और दिन दोनों में, जब तक NDHPH+2 उपलब्ध हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, रात और दिन दोनों में। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्तकण में। तो प्रकाश मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चेक क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल हरितलवक में कौन सा पाया जाता है धातु? तो मैग्नीशियम। कोई प्रकाश की किरणें कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर अपतित होती हैं। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिए, स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो देखिए, अपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही कारण है कि ऐसा होगा कि यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होगी? वास्तविक गहराई से कम होगी। आपको पता ही है कि पानी में रखी हुई सिक्का ऊपर की ओर महसूस होता है, या आपको स्टिक टेढ़ी लगती है, ये सब बातें हैं। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का हमेशा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, जो आपको पता ही है। तो यहाँ पर कहाँ पर है? ये वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ये ऑप्शन सी में है। अतः राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में देखिए कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या जनरल का पूछ सकते हैं कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर युवा की जरूरत नहीं, बस स्वस्थ और वयस्क होनी चाहिए बस। तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर आपको नज़दीक बिंदु और फार डिस्टेंस कितना हो जाता है, अनंत होता है। फिर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है उत्सर्जी, जिससे आपको पता ही है कि एक वृक्क का उत्सर्जन का काम करता है, जिसमें रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। आपको पानी का वाटर फिल्ट्रेशन के बाद जो से आ जाते वही आपका पेशाब के रूप में बन जाता है। अर्थात मस्तिष्क उत्तरदायी होती है सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाता है, ये उपयुक्त में से सभी, क्योंकि मस्तिष्क सोचने भी काम आता है, मस्तिष्क सोचने के लिए भी आता है, मस्तिष्क हृदय स्पंदन धड़कन को भी कंट्रोल करता है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में काम आता है, अर्थात ये सभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के पास आते हैं। 13 में देखिए क्या है, इनमें से किसका प्रयोग खरपतवार के उन्मूलन में होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड या फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपका फेनॉक्सी एसिटिक एसिड ही उपयोग होता है खरपतवार नाशी के रूप में, 2,4-D के नाम से भी प्रचलित चर्चित है। नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 14। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आपको पहले ही बता दिया गया था, एक बार आया था कि सामान्य नेत्र देख सकते हैं आपको अनंत तक, चूंकि निकट तक बिंदु कितने हैं 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु कितना है अनंत तक, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसको क्या कहते हैं। तब क्या पता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जस्ट वीडियो कैसे लगा जरूर बोलिएगा, अगर आपको किस तर्ज पर किस आधार पर चाहे मैं वो भी बताइएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाने के डर से मैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिए। अभी इस चैनल में मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम से पहले तक इसको क्या कर दो, लाइव स्ट्रीम यदि मेरे चैनल में उपलब्ध हो जाए तो फिर आपको मैं क्या बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम से समय तक मैं टोटल 100 to 100 में आपको पढ़ाऊँगा इसमें यूट्यूब पर। देखिए, विभिन्न दूरी पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है, ये किया जाए सीलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित की जाती है, कंट्रोल किया जाता है। दैट्स मीन आँख दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। आगे को देखते हैं कि इनमें से कौन कालिकाओं और बीजों का सुसुप्तिकरण करते हैं। इनमें से कौन कालिकाओं और बीजों का सुसुप्तिकरण करते हैं। देखिए, साइटोकाइनिन है, ये एब्सिसिक एसिड है, इथेन है, इनमें से सभी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा, ये एब्सिसिक एसिड। नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के पास। 18 में देख रहे हैं, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है, एबीए, जिब्रेलिन, 1AA या साइटोकाइनिन। तो इसमें कौन होता है, ये हो जाता है आपको बी, जिब्रेलिन। कौन होता है वो, ये जिब्रेलिन होता है। ठीक है, इसको छिड़काव करने से फल धीरे धीरे पकता है। नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, तो किससे जुड़ी रहती है, ये तो आपको सीधा जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, एमीटर से, वोल्ट थर्मामीटर से, इनमें से कोई नहीं है, वोल्ट मीटर से। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, जबकि एमीटर से चली गई दूरी, थर्मामीटर से उससे टोटल पार की गई विद्युत धारा, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है।
ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आपके सामने है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक का काम करता है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये सब क्या है, आपको कुचालक है। अतः एल्यूमिनियम यहाँ पर सुचालक पदार्थ हो जाता है, जो आपको सर्वोत्तम की लिस्ट में आता है। सबसे सर्वोत्तम सुचालक आपको क्या होता है? चांदी होता है। उसके बाद क्या हो, दूसरा स्थान एल्यूमिनियम तांबा का ही आता है। अगला देखिए क्वेश्चन, 100 वाट की एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? आपको ये 0.4 एम्पियर आप सूत्र ला कर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही आएगा, 0.4 एम्पियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो तार के छोरों के बीच का विभाजन अंतर क्या होगा? देखिए यहाँ पर है आपको 5 और 2, तो इसको गुना करने से 5 दूना 10 वोल्ट हो जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो क्या हो जाएगा इसके लिए? आपको हो जाएगा, चूँकि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम, तो जब 160 को कूलम को जब 1 मिनट में 60 सेकंड से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय से आगे बढ़ रहती है? थाइमस ग्रंथि हृदय से आगे रहती है कहाँ पर? पैरों में, वक्षों में, कमर में, कंधे में। तो ये रहता कहाँ पर है? ये रहता आपको वक्ष में। कहाँ रहता है? वक्ष में रहता है। थाइमस ग्रंथि हृदय से आगे कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में रहता है। नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? देखिए, नर और मदा युग्मक मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर निषेचन है नहीं। देखिए यहाँ पर किण्वन नहीं है, बौनापन है, मधुमेह है, जो चलेगा नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नर युग्मक और मदा युग्मक मिलने से क्या हो जाता है? आपको निषेचन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हम देख ही रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग के पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंग के पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, ये मटर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर विभिन्न किताबें भिन्न भिन्न देता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या है? पपीता ही होगा, एक लिंगी। और कभी कभी पपीता दे देगा, कभी गुड़हल दे देगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव बुलाते हैं, तो कुंडली में कभी दृष्ट धारा और कभी विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं। कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली में दृष्ट धारा विद्युत वाहक बल भी प्रेरित होता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान दीजिए, विद्युत फ्यूज जब थोड़ा विद्युत धारा आता है, गर्म होता है, गर्म होने से क्या हो जाता है कि वो गल जाता है और हमारे परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट होने से बच जाती हैं, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दृष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से या प्रेरित चुंबकत्व। तो क्या हो जाता है? बैटरी में हमेशा दृष्ट धारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बैटरी में हमेशा दृष्ट धारा पाया जाता है, अर्थात मेरा राइट आंसर दृष्ट धारा ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे। आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 देखेंगे
और इसमें मिल रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र में क्या करता है, वैसा यंत्र जो विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कर, तो उसी को डायनेमो, उसी को जनरेटर, उसी को विद्युत जनित्र कहते हैं। जबकि मोटर किस पर करता है, मोटर तो वैसा यंत्र जो आपको बिजली से चलकर यानी कि विद्युत से चलकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मोटर कहते हैं। अर्थात यहाँ पर विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, कि वहाँ पर बोला गया था कि आपको इंडक्शन होने से उसमें प्रेरित विद्युत उत्पन्न होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। उर्वरक है, पौष्टिक भोजन है, अपवार्जक है, विषैली गैस है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा। देखिए निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अपने रेशियो के मुताबिक हिसाब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पवन ऊर्जा से आपको पनचक्की चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है और उसको उपयोग लिया जाता है, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा गया। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो किसको किया जाता है, सौर सेल बनाने में किसको उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि सिम कार्ड, आपको चिप्स बनाने में भी उसमें सब में क्या किया जाता है, आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या देख रहे हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है, चूँकि आप किताब भी पढ़ते होंगे तो ध्यान में देखने आएगा, जो कई बार आपको विभिन्न किताब में विभिन्न आंसर मिल जाती है। कभी अमीबा मिल जाएगा, कभी ईस्ट मिल जाएगा, कभी हाइड्रा आ जाएगा। तो ये सब ये लगभग ऐसा ही सवाल होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्तमान क्वेश्चन पर ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से ईस्ट है ना, इसमें है, उसका इसमें थोड़ा बढ़ गया, फिर इसमें हो जाता है, फिर इस तरह से हो गया, आगे चलकर यहाँ से टूट जाता है और दो नया जीव का उत्पत्ति हो जाता है। इसी का नाम मुकुलन द्वारा जनन कहलाता है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 आपके सामने है। क्या कह रहा है 37 में, फूलों या पुष्पों में नर प्रजनन अंग क्या होता है। तो फूलों में पुष्प का जो नर जनन अंग तंत्र होता है, तो वो हो जाता है आपको पुंकेसर। क्या हो जाता है, पुंकेसर पुष्पों का नर जनन अंग कहलाता है। देखिए उसके बाद देखिए आलैंगिक जनन में बोला गया, आलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो आलैंगिक जनन में कोशिका का विभाजन जो होता है वह होता है आपको समसूत्री विभाजन और असमसूत्री दोनों होता है। अर्थात क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन बी एंड सी दोनों, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दोनों हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। 39 देखिए आप, 39 में क्या किया गया, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन निम्न में से किस रंग से पेंटेड किया जाता है। क्योंकि सोलर कुकर में यदि काला रहेगा तो काला रंग क्या होता है, ये ऊष्मा का अवशोषक भी होता है और परावर्तक भी होता है। अर्थात इसको हम किससे रंग करेंगे, काला रंग से ही करना मुनासिब रहेगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जीरो द्वितीय का संबंध किससे है। डियर जीरो द्वितीय का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषण से है, लेकिन सवाल ये हो रही है कि किस प्रदूषण से है। तो ये है आपको जीरो द्वितीय का आपको संबंध वायु प्रदूषण से माना जाता है। उसके बाद देखिए फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन से विस्थापित करेगी। तो देखिए कॉपर सल्फेट को तो कर देता है, जिंक उससे सीनियर होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर जिंक जो उससे सीनियर होगा वही होगा, और इसको विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी समझा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर मेरा जिंक हो जाएगा, जबकि लोहा यदि फेरस कॉपर सल्फेट रहेगा तो उसको विस्थापित कर देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। तो किस रंग का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको भूरे रंग का हो जाएगा।
किस रंग का परत बन जाएगा, ये भूरे रंग का परत बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। 43 में देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ता क्या कारण है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, तो किसी इसमें बढ़ने वाले कारक आपको उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में ही ऐसा संभव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। 44 देखिए, बड़े आसान है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को जब एक साथ की घटना घटे तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जबकि आपको अपचयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, जबकि उपचयन में हाइड्रोजन के योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के पास। 45 देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपके अपने सामने रख दिया गया है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन आलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन विशेषता आलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, तो सिर्फ एक बेष्टी का होना, यह इग्मो का निर्माण या निषेचन का नहीं होना, ये आपको क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विशेष कौन आलैंगिक जनन के लिए सही, आलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। तो आलैंगिक जनन के लिए क्या सही नहीं है, इग्मकों का निर्माण करना। क्या सही नहीं है, इग्मकों का निर्माण करना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें देखने मिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपको मोनोएशिया या मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मोनोजेटिक क्रॉस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। डियर्स, वीडियो को फुल देखिएगा ज़रूर, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। एक बार देखिए, खूब से खूब 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ही लड़ेंगे। इससे बाहर नहीं जा सकता है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जीव में विविधता हेतु उत्तरदायी है विभिन्नता, आनुवंशिकता, क्रमिक एवं निरंतर विकास एवं जनन। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विविधता, विभिन्नता। क्या हो गया, विभिन्नता हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था। तो सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो ये हैकिंग ने किया था। किसने किया था सेक्स क्रोमोसोम की खोज, हैकिंग में किया था। जब आपको पता है कि पुरुष में XY तथा स्त्री में YY पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो वाई क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, वाई क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, ये तो किया था आपको मॉर्गन ने किया था। किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। जबकि अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 50, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं एल्किन, एल्केन, एल्काइन या एल्केल। तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको एल्केन कहा जाता है। क्या कहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एक और नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी आसान क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आवर्त सारणी में बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पॉलिनियम क्या है। तो ये क्या है, आपको तो देखकर लगता ही है कि ये तो चूँकि धातु भी नहीं, धातु अधातु को जो आपको सीढ़ी नुमा जो तिरछा करके दिखाई देता है, ये वही धातु है, अर्थात ये उपधातु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता, तो उपधातु कहलाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अष्टक सिद्धांत। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अष्टक के नियम आपको किसके द्वारा दिया गया था, आपको न्यूलैंड्स ने अष्टक दिया था। आपका मेंडलीफ ने आपको आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, जबकि मोसले ने आपको आधुनिक सारणी बनाया था जो परमाणु संख्या पर लिया था, और मेंडलीफ ने भी बनाने की कोशिश किया था, बट उसकी थोड़ी अधूरी रह गई थी जो परमाणु द्रव्यमान पर बैठा। अर्थात अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आपको न्यूलैंड्स ने किया था। आगे क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 के अंतर्गत आता है कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 72 कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होता है।
और उसको जब इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं तो 287 होता है, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अर्थात यहाँ पर 7 कहाँ पर है, सी में है, अतः क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लोरीन को आपको हैलोजन परिवार भी कहा जाता है, जिसको उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में भी किया जाता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम हाइड्राइड के बिलियन को मिलाने का पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के बिलियन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेपन में कैसा रंग आता है, तो देखिए लेड नाइट्रेट है तो ये श्वेत बन जाता है। कैसा बन जाता है, श्वेत बन जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के पास। 55 बहुत आसान क्वेश्चन है। वो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या पता है, एंटासिड। एंटासिड कितना नंबर में है मेरा, एंटासिड में मेरा आपको है जाएगा ऑप्शन सी में हो गया। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 देखिए, हल्दी पात्र लिटमस पात्र आदि किस प्रकार के सूचक है। हल्दी पात्र लिटमस पात्र किस प्रकार के सूचक है, देखिए एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक, है ना, ये बात है ना। तो प्राकृतिक सूचक उसमें होता है जो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है। तो हल्दी पत्र एक बिल्कुल पौधों से, हल्दी वाली पौधों से हल्दी से ही प्राप्त किया जाता है। और तरह से प्राकृतिक सूचक कहेंगे उड़ल पात्र, आपको हल्दी पात्र, आपको इसके बैगन क्या कहते हैं, इस सारी चीज़ से आपको प्राप्त किया जाता है। लिटमस पात्र इसके आपको संश्लेषित का अंतर्गत आता है, जिसको नंबर देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला गया होता है। किसको, लैकेन नामक पौधा के गुलाबी रंग के उदासीन आंख को ही क्या कहते हैं, लैकेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, लिटमस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बहुत आसान है, इसको जरूर याद रखिएगा, आपको एग्जाम में काम आएगा। जो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या हो, यहाँ पर सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है, आपको सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है सोडियम Na2 है, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए ये आपको दोनों जगह पर एक ही है, तो क्या हो जाएगा, लिखने के हिसाब से यहाँ पर डी ही हो रहा है, डी हो रहा है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जिंकेट में 3 होगा सर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपको पूरी लंबाई में क्रोमोसोम में हेटेरोक्रोमेटिन यूरोक्रोमेटिन। तो ये क्या कहते हैं, क्रोमैटिन में, अर्थात ऑप्शन डी में पाए जाते हैं। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो आपको पता ही कि उसने अपने बगीचे से ही किसे चुना था, आपको मटर के पौधा को चुना गया था, है ना। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में है, आहार श्रृंखला में शेर कैसा होता है। तो देख रहे हैं कि सीनियर ये होता है, और क्या करता है, मांसाहारी होता है, उच्च मांसाहारी होता है, तो शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो आपको क्या बन जाता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जिंक से धातु से अभिक्रिया करके तो क्या बना देता है आपको, ये तो बना देता है आपको जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्लेट है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ये डी ही इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा मिसटाइप है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल को तो आपको, पीतल तो कोई धातु नहीं होता, नहीं अधातु होता, बल्कि इसको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। तो ये क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल मिश्र धातु होता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है।
निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो हो जाता है, लेकिन कैल्शियम जो क्लोराइड होता है तो ये हो जाता है आपको आयनिक यौगिक होता है। उसके बाद देख रहे हैं 65 में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? तांबा, जिंक, गोल्ड, पोटेशियम। ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से देखिए कि सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन होता है आपको, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कहा गया, तो यहाँ पर ये हालांकि निम्न क्रियाशील में आपको गोल्ड होता है, ठीक है, ये जिंक ही होगा यहाँ पर। आगे को चलते क्वेश्चन नंबर 66। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना जैसे सोने की शुद्धता को माप कैरेट में किया जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट के होते हैं, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट ही कहेंगे, जो आपको बी हो जाएगा। देखते हैं कि जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में कौन शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ये जैव वातावरण का मिसाल है, उदाहरण है, जंतु का, पौधे का और मनुष्य, ये जैव वातावरण का उदाहरण है। 68 है। 68 में देखिए ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, परऑक्सी, एसिटाइल नाइट्रेट या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या है आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो सबसे खतरनाक है। इनके अलावा आपको मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वाला कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर भी द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर भी द्रव होता है? तो आपको पता है कि यहाँ पर तो दो ही तो मामला है, एक है ब्रोमीन और एक है पारा, जिसमें से ब्रोमीन क्या होता है? अधातु होता है, और जबकि धातु पारा होता है। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता भी है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो सीधा सीधी जान लीजिएगा, एल्किन का होता है, और एल्किन में कहेंगे तो यहाँ पर +1 होगा, एल्काइन कहेंगे तो -2 होगा, ठीक है। अर्थात क्या हो गया? ये एल्केन का हो गया CnH2n+2। अगला क्वेश्चन 71 है। नीला तोता को ही तुतिया कहा जाता है। नीला तोता को क्या कहा जाता है? तुतिया कहा जाता है। नीला तोता के तुतिया का रासायनिक सूत्र का नाम है, आपको क्या हो जाएगा? CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, या CuSO4 यहाँ पर देखिए आ गया 4H2 यानी कि थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो जाता है, चूँकि ये छोटे बड़े अक्षर को लिखने में परेशानी होती है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ जाएगा कॉपर सल्फेट, दैट्स मीन CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे 72 में क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसके लौ का रंग कैसा होता है? तो एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इसका लौ नीला हो जाता है। उसके बाद आ गया पेंटेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में कि पेंटेन है, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल को आणविक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है आपको C3 यानी कि पेंटेन और फिर एल्कोहल है तो 2+1 होता है, तो C5 है तो 11 हो जाएगा, पेंटेन 5 है, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया इसका? बी हो गया। जबकि ए को इथाइल प्रोपाइल एल्कोहल कहेंगे, और सी को ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे, और डी को इथाइल एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? तो आपको किसको मनाया जाता है? ये तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। किसको मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आपको 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार आ गया क्वेश्चन नंबर 75। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था, और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किसका किया गया था? आपको चिपका आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। उभयलिंगी जंतु केचुआ हो जाएगा। और देखिए 77 है। आवर्त सरणी के समूह प्रथम के तत्व कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये तो कहलाता है आपको क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाता है। नीचे वाले लैंथेनाइड्स और उसको सामान्य तत्व, उसके बाद और उसके
पी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? आपको संक्रमण तत्व कहलाता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 में देखेंगे हम कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या का अर्थफलन होता है। तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का अर्थफलन के अनुसार ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन आपको बी में है कि क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का अर्थफलन होते हैं। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में देख रहे हैं हरित लवक के अंदर झिल्ली से बनी नलिया को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी या क्रिस्टी या लेमेला या थाइलोकाइड। तो क्या कहलाता है इसको? ये थाइलोकाइड कहलाता है। नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं डियर्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो किस हिस्से में होती है? तो ये हो जाता है आपको जो भी होता है एक तो गिरोना स्ट्रोमा बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली जो भी हमको बताएंगे, जबकि आपको अपर के मैंने एक बार बोल चुका हूँ, ठीक है। और इसको आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये किस में होगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे रहा जरूर हमको बोलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल ने